नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में वैसे तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने कार्यक्रमों के जरिए और अपनी चर्चा के जरिए इस देश की खेती को, इस देश के किसानों को वक्त से आगे लेकर चलें। और इसलिए आमतौर पे आपने देखा ही होगा कि मंडी.com में हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज और उसके साथ ही जो एग्री मार्केटिंग यानी कृषि विपणन के अत्याधुनिक तरीके जो इस समय देश में आ रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन साथ ही हम वक्त वक्त पर आपको देश की कुछ ऐसी शख्सियतों से रूबरू भी करवाते रहते हैं जो देखा जाए तो किसी न किसी रूप में इस देश की खेती और किसानी का मुस्तकबिल तय करते हैं, यानी उसकी किस्मत तय करते हैं। तो आज मंडी.com में आपको हम एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपका परिचय हम उनसे करा देते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में अरुण रास्ते जुड़ रहे हैं जो NCDEX के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। अरुण रास्ते ने हाल ही में NCDEX ज्वाइन किया है एज MD एंड CEO, और इसलिए हमने ये सोचा कि क्योंकि इस कार्यक्रम में समय समय पर वायदा बाजार की चर्चा, वायदा बाजार के फायदों की चर्चा और उसके बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सेवाओं की चर्चा हम करते रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक अच्छा वक्त है कि जब हम NCDEX के प्रमुख से ये जाने कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में किसानों के लिए वायदा बाजार और ये जो प्रमुख एक एग्री कमोडिटी के स्पेस में प्लेटफॉर्म है, वो किस तरह की योजनाएं बना रहा है। मिस्टर रास्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके। जी, तो चर्चा की शुरुआत हम अरुण जी करते हैं इसी बात से कि लगातार, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मंडी.com में हमने नजदीक से देखा भी है और चर्चा की है कि जो FPOs हैं यानी जो किसान उत्पादक संगठन हैं, वो बड़े पैमाने पर आकर्षित हुए हैं, जुड़े हैं NCDEX से, और उन्होंने पिछले कुछ सालों में NCDEX के प्लेटफॉर्म पर काफी काम भी किया है, हेजिंग के तौर पे या हाल में ऑप्शंस के तौर पे। यहां से आगे का रास्ता आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या योजना आपके मन में है और खास तौर से आपका जो कार्यकाल होगा अगले 5 साल का, उसमें किस तरह से किसानों के साथ जो NCDEX का संबंध है उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं शुरुआत अगर करता हूँ FPOs की और किसानों के साथ जुड़ने की, तो भारत सरकार ने काफी बड़ी परियोजना FPOs के लिए इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है। वो ये चाहते हैं कि देश में कम से कम 10,000 FPOs हों। उन 10,000 FPOs के माध्यम से किसानों की जो मार्केट में जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। और 10,000 में से अगर हम 1/3 भी हम अगर पहुंच सकते हैं तो हमें 3,500 FPOs तक पहुंचना है। आज की तारीख में हम 350 FPOs तक पहुंचे या 300 FPO तक पहुंचे, तो हमारे लिए स्कोप है कि कम से कम 10 गुना हम पहुंच जाएं। ये पहली चीज। अब हम FPOs तक क्यों पहुंचना चाह रहे हैं? उसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि FPOs किसानों के साथ जुड़े हैं, जो डायरेक्ट फील्ड में जुड़े हुए हैं। हम तो मुंबई में बैठे हुए हैं, हम हर किसान के पास नहीं पहुंच सकते, तो हमें एक माध्यम चाहिए। उस माध्यम की जो सबसे सशक्त कड़ी है वो आज की तारीख में FPOs है। ऐसा नहीं है कि FPO के अलावा कोई दूसरे माध्यम नहीं है, कोऑपरेटिव्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, पर FPO एक नया संसाधन है जो जिसकी मालकियत जो जिसकी ओनरशिप है वो भी किसानों की। वो सोसाइटी भी हो सकते हैं, वो कोऑपरेटिव हो सकते हैं, वो कंपनी भी हो सकते हैं। पर एक ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जब किसान साथ में आता है और उसको अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में FPO को अगर डिसीजन मेकिंग में हम सहूलियत प्रदान कर सकते हैं किसी भी तरह से, या तो उनके इंफॉर्मेशन देके, उनका नॉलेज बढ़ा के, तो किसानों का फायदा अगर हो सकता है तो वो हमारा उद्देश्य होगा। इसमें दूसरी चीज है कि जब किसान FPO से जुड़ते हैं तो उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर मिलता है। वो एक साथ इकट्ठा जब होते हैं तो उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं होता है, अपने किसान साथ में आते हैं, उनकी स्केल बढ़ जाती है तो वो मार्केट में जाके बार्गेन कर सकते हैं। तो FPOs उनको वो अवसर प्रदान करते हैं। आज की तारीख में जैसे SFAC है या NABARD है, इन लोगों ने FPO के प्रमोशन के लिए और उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट आया, इसके लिए कुछ कदम उठाए जी। तो उससे FPOs के किसानों को ये फायदा हुआ कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो किसानों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और हम लोग जो कहते हैं वो किसानों को उनकी भाषा में समझाने का काम बहुत अच्छी तरह से FPOs कर सकते हैं। तो हमारे मेन जो है अगले 2 कार्यक्रम यह है कि FPOs के माध्यम से ज्यादा किसानों के पास पहुंचा जाए, और किसानों के पास पहुंचने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो डाउनवर्ड रिस्क है इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कहते हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, जो है जब किसान जब बुआई करता है उसी समय को उसे पता चल जाए कि जब कटाई के समय
उसे क्या भाव मिलने वाला है, तो वो एक कंसिडर्ड डिसीजन होगा, वो सोच समझ के बुआई करेगा कि मैं ये बोऊंगा तो मुझे ये पैसा मिलेगा। और अरुण रास्ते जी, यहीं पे मैं आपको, आपने जो ये कहा है कि जब वो बुआई करता है उसी समय अगर प्राइस रिस्क, उसका जो मूल्य जोखिम है वो कुछ कम हो सके, इसी संदर्भ में मुझे ध्यान आता है कि अभी अभी इसी साल की शुरुआत में एनसीडीएक्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसको ऑप्शन फैमिलियराइजेशन स्कीम कहा गया था, प्रोग्राम कहा गया था। और उसमें कई सारे किसान उत्पादक संगठनों ने करीब 40 के आसपास, अगर मुझे ठीक याद है, तो हिस्सा भी लिया था। इसका अनुभव क्या आपका रहा है, क्योंकि अब तक ये प्रोग्राम बंद हो गया होगा, उसका पूरा आकलन आपने किया होगा, तो क्या अनुभव रहा है इसका? आपने बिल्कुल सही बताया। ये आज की तारीख में, मतलब अगर हम पिछले 6 महीने का अगर कार्यकाल देखें, करीब 40 एफपीओज हमारे साथ जुड़े थे इस फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम में। हमारे जो रेगुलेटर हैं सेबी, उन्होंने हमारे इसमें पूर्णतः मार्गदर्शन भी किया, पूर्णतः सहयोग भी दिया, और उस कारण हम 40 एफपीओ के पास गए। करीब 6000 मेट्रिक टन से ज्यादा जो गुड्स हैं इस प्रोग्राम के तहत मार्केट में डिलीवरी हो चुकी है। ना उस प्रोग्राम की सक्सेस को देखते हुए हम चाहते हैं कि इसको हम एक्सटेंड कर सकें। अब इस एक्सटेंड करने के लिए हम विभिन्न जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनसे हम टच में हैं, जैसे नाबार्ड। हम नाबार्ड के पास जा रहे हैं कि उनसे हम इस समय विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरह बाकी कम्युनिटीज के लिए और बाकी राज्यों में भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि एक पायलट था, सीमित दायरे में था और सीमित क्षेत्र के किसानों को उसका फायदा हुआ है। पर हम ये चाहते हैं कि ये ऑल इंडिया में सभी जगह जाए। उसके लिए जो संस्थाएं इस क्षेत्र में काम करती है, जैसे नाबार्ड या एनसीडीसी, हम उनके पास, सभी के पास जा रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और किस तरह से इसे एक्सटेंड किया जा सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। जी, यानी हम आने वाले दिनों में खरीफ की फसलों के लिए भी इस तरह की कोई योजना सुनने में आ सकती है हमको एनसीडीएक्स से। ये एनसीडीएक्स का प्रयास रहेगा। जी, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद अरुण रास्ते जी के साथ हमारी बातचीत और ये चर्चा जारी रहेगी, और हम उनसे जानेंगे कि आगे और क्या योजनाएं एनसीडीएक्स की किसानों के लिए है और किस तरह से किसान और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एनसीडीएक्स यानी नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जो देश का एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके प्रमुख एमडी एंड सीईओ अरुण रास्ते के साथ। और अरुण रास्ते जी से हमने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा कि आगे किस तरह की योजना एनसीडीएक्स की है। उसमें उन्होंने बताया कि एक कुछ 2 कार्यक्रम वो शुरू करने जा रहे हैं किसानों के लिए, उसकी चर्चा की। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑप्शन फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम था एक्सचेंज की ओर से, जिसमें कि एफपीओज की सहायता की गई थी पुट ऑप्शन खरीदने के लिए, जो प्रीमियम होता है उसको पे करने में एनसीडीएक्स की ओर से सहायता की गई थी। तो जो एनसीडीएक्स प्रमुख है उनका कहना है कि उसके लिए कुछ और एजेंसियों से खरीफ सीजन के लिए बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम उस प्रोग्राम को खरीफ के लिए भी एक्सटेंड होता हुआ, विस्तारित होता हुआ देखें। अरुण जी, एक ये तो ऑप्शन की बात हो गई जो अभी अभी आपने एक प्रोग्राम दिया या पिछले 1 साल पहले करीब ये एक्सचेंज पर आया है, लेकिन एक्सचेंज पे हमने देखा है कि हेजिंग के लिए भी बहुत सारे एफपीओज हैं जो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। इस लिहाज से मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर आता है कि जब एनसीडीएक्स की चर्चा होती है तो वायदा बाजार सुनते ही बहुत सारे किसानों को तो यही नहीं समझ में आता है कि वायदा बाजार कुछ बड़ी चीज है, कुछ ऐसी चीज है जो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कोई बाजार को समझने वाला आदमी ही जान सकता है। ऐसे में आप आगे आने वाले दिनों में किसानों के लिए ज्यादा सुलभ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एनसीडीएक्स को क्या करने वाले हैं, क्या इस पर सोच रहे हैं? देखिए, ये जो मतलब लोगों के मन में जो भ्रांति है कि ये बहुत कोई कठिन विषय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी मतलब प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे मुझे अगर एक ट्रक बनाना है तो मैं उसमें जो इनपुट कॉस्ट होगी वो पहले कैलकुलेट करता हूँ कि एक ट्रक बनाने में मुझे टायर भी लगेगा, मशीनरी भी लगेगी, इंजन भी लगेगा, बॉडी भी लगेगी, चेसिस भी लगेगी, और उसके बाद ट्रक की कीमत क्या होगी मैं डिसाइड करता हूँ। और उसके बाद मैं सोचता हूँ उस कीमत में मेरा जो लाभ होगा मैं जोड़ूंगा, और उसके बाद मेरी जो उसकी बिकवाली की कीमत होगी मैं डिसाइड करता हूँ। उसी तरह अगर आदमी
अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे मैं अगर सोयाबीन का एग्जांपल लूं, अगर मैं सोयाबीन लेता हूँ तो सोयाबीन में मेरी इनपुट कॉस्ट क्या हो सकती है? तो फर्टिलाइजर होगा मेरा, शायद मेरा उसमें थोड़ी सी मतलब जो लेबर लगेगी उसकी जो कॉस्ट होगी, पानी अगर मुझे खरीदना पड़ा तो पानी की कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, स्टोरेज की कॉस्ट होगी। उसके अलावा अगर मैं ऑप्शन को, जो भी मुझे प्रीमियम पे करना है, उसको मैं जोड़ रहा हूँ, और मैं उसको जोड़ रहा हूँ सिर्फ इंश्योरेंस की तरह। जैसे इंसान अपना इंश्योरेंस लेता है कि मैं अगर बीमार नहीं पड़ जाऊं इसलिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, उसी तरह अगर मैं ऑप्शन को इंश्योरेंस मान लूं कि मेरे क्रॉप के लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ कि अगर सोयाबीन का 3,900 एमएसपी दे रहा है, उसके ऊपर अगर मुझे मिलना है तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए। तो मैं इसको इंश्योरेंस की तरह मेरी इनपुट कॉस्ट में अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, उसको ऐड कर लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ठीक है, पहली चीज तो ये कि मैं इसे एक कॉस्ट मान रहा हूँ, वो इनपुट कॉस्ट है, वो आपकी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड हो गई है। वो मान लीजिए कि 5% आपने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली, ठीक है, इसमें तो कोई मतलब गणित में वो नहीं है। जैसे आपने खाद लगा दी, जैसे आपने फर्टिलाइजर लगाया है या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगा दिया, उनके लिए आप तो मतलब प्राइसिंग करते हैं ना, कि उसमें ऐड कर देते हैं आपकी जो उपज होगी उसकी कॉस्ट में, उसी तरह आपने ऑप्शन की कॉस्ट लगा। इसमें तो कोई मतलब बहुत ज्यादा पेचीदा सवाल नहीं है। उसके बाद जब आप बेचने जाते हैं तब आप मार्केट में देखते हैं कि आज की तारीख में मेरी 5,000 रुपए पे मैंने ऑप्शन खरीदा था, पर 5,000 की जगह अगर 6,000 रुपए मुझे मीट्रिक टन का रेट मिल रहा है तो मैं ऑप्शन को सरेंडर कर सकता हूं और मैं 6,000 के रेट पे ही बेच सकता हूं। पर 5,000 की बजाय अगर जब 4,000 रेट हो जाता है, 3,800 हो जाता है, तो मेरी डाउनवर्ड रिस्क 5,000 के नीचे वाली जितनी है वो एक्सचेंज कवर कर रहा है। मतलब ये हुआ कि आपको जो 1,100 रुपए का जो घाटा हो सकता था वो आपने 250 रुपए देके उसको जीरो कर दिया। जो आपने पहले 200 या 250 रुपए दिए थे, तो वो जो रिस्क था आपका 1,000 रुपए लॉस करने का, वो रिस्क आपका जीरो हो गया है, क्योंकि एक्सचेंज मैकेनिज्म में आपके लिए गारंटी कि आपको 5,000 का तो रेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से इंश्योरेंस का काम करता है, और ये हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये आपके लिए इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस में ये होता है कि आपकी डाउनवर्ड रिस्क बिल्कुल नहीं होती, पर ये इंश्योरेंस से और ज्यादा अच्छा इसलिए है कि अगर ये अपवर्ड में 5 की जगह, जैसे इस एग्जाम्पल, इस उदाहरण में 5,000 की जगह 6,000 अगर रेट हो जाता है, तो ऑप्शन को सरेंडर कर सकता है और वो 6,000 के रेट में ही बेच सकता है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जीरो हो जाएगी। ये किसान के लिए सबसे बड़े फायदे की चीज। ये अरुण जी आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी तरह से एफपीओज को चीजें समझाई जाएं तो उनको समझ में भी आएगा और वो आगे बढ़ के काम भी करेंगे। लेकिन दिक्कत यहीं पे है, क्योंकि जो अवेयरनेस का इश्यू है वो किसानों के साथ बहुत बड़ा इश्यू है, और अवेयरनेस के बाद भी जो ट्रेडिंग के लिए कहा जाए जो टेक्निकलिटीज हैं, उनके लिए उनको कहीं ना कहीं ये जरूरत महसूस होती है कि उनकी हैंड होल्डिंग हो जाए, उनको समय पर ये बताया जाए कि हाँ अभी इस तरह से चीजें की जानी चाहिए। इसके लिए क्या एनसीडीएक्स योजना बना रहा है या अभी क्या कर रहा है? इसमें हम 2 या 3 चीजें कर रहे हैं। एक तो जैसे आपने बताया हैंड होल्डिंग के लिए, तो हमारे जो डिफरेंट फील्ड ऑफिसर्स हैं, उसके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो तो इसका हैंड होल्डिंग कर ही रहे हैं। हमारी एक सब्सिडरी है NICR, उसका फुल फ्लेजेड काम FPO कनेक्ट करना है, और FPO से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनके थ्रू हम लोग डील करते हैं। पर तीसरी चीज जो मैं करना चाहूंगा आगे जाके, और इसके लिए मुझे मतलब जितने शैक्षिक संस्थान हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि जो ये एग्री रिलेटेड जितने कोर्सेस होते हैं, जैसे मैनेज में या IRMA में, उन लोगों से कनेक्ट करके और उनके माध्यम से उनके जो विद्यार्थी हैं वो इसको आगे बढ़ावा दे सके। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैंने किसी 20 या 21 या 22 साल के लड़के में इन्वेस्ट कर दिया, नॉलेज इन्वेस्ट कर दिया कि आप FPO के बारे में या फ्यूचर्स के बारे में, एक्सचेंज के बारे में अगर उनको बता दिया, तो अगले 40 साल तक वो अगले 40,000 लोगों को बता सकता है, बजाय मेरे जैसे कोई सफेद बाल वाला जो जाके आज बोलेगा 5 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, तो कोई और नहीं बता पाएगा। पर यंग जो जनरेशन है वो अपने पीयर ग्रुप में फार्मर से भी अगर जब बात करती है तो ये बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। वो एक पहली चीज हुई। दूसरा है, जैसे मैंने बोला कि जो आज की तारीख में होता है कि जितने बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो एग्रीकल्चर लेंडिंग के एवेन्यूज स्टैग्नेट होते जा रहे हैं, कि जिसको एक बार लोन दे दिया उसको वापस से नया लोन देना थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए एक प्राइस हेजिंग रिस्क हो गई। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि NIBM जैसी जो संस्थाएं हैं जो बैंकर्स को ट्रेन करती है, उन संस्थाओं में जाके हम बैंकर्स को ट्रेन करें, ताकि वो प्रमोट करें कि आप अपने प्राइस को हेजिंग कर लीजिए। और जब बैंक वाला किसी को कहता है किसान को कि लोन लेते समय कि तू हेज कर ले या तू ऑप्शंस ले ले या एक्सचेंज पे ट्रेड कर, किसान बहुत अच्छे से समझ लेगा। तो हम ऐसे मतलब डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में इंक्लूड करके हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। FPOs तो हमारा माध्यम है ही, और बाकी रहा तो मीडिया के थ्रू भी हम जाएंगे।
ये बहुत अच्छी बात है। खास तौर से जो एग्री यूनिवर्सिटीज की और इंस्टीट्यूशंस की आपने बात कही अरुण जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो एग्री यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले ग्रेजुएट्स हैं वो निश्चित इतना उनके पास नॉलेज रिपोजिटरी है, लेकिन जिसका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर उसका इस्तेमाल हम इस तौर पे किसानों में जागृति फैलाने के लिए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर सकें। ये चर्चा हमारी अभी जारी है, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी रॉक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। आज हम बात कर रहे हैं मंडी.com में देश के एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के MD और CEO अरुण रास्ते से। और ब्रेक पे जाने से पहले जो अभी तक का कार्यक्रम का हिस्सा रहा है, उसमें हमने अरुण रास्ते जी से ये समझा कि किस तरह की योजनाएं किसानों के लिए लाने पर एक्सचेंज विचार कर रहा है, किस तरह से उनमें जागरूकता फैलाने पर विचार कर रहा है और कैसे उनकी मदद कर रहा है। अब कार्यक्रम के इस आखिरी हिस्से में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हम अरुण रास्ते जी से पूछते हैं। पहला सवाल अरुण जी मेरा आपसे ये है कि NCDEX लगभग 1.5 दशक हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तौर पे देश के केवल 4 या 5 राज्य ही हैं जहां की NCDEX बहुत ज्यादा सक्रियता से या अच्छे प्रेजेंस के साथ काम कर रहा है। दक्षिण लगभग पूरा छूटा हुआ है, पूरब लगभग पूरा छूटा हुआ है, अगर एक आध केंद्र अगर बिहार के छोड़ दें तो। इस पर कुछ आगे की योजना? आपने बिल्कुल सही बताया कि इस वक्त हम सिर्फ मतलब सीमित हो गए हैं कि पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में। इसके 2 या 3 मुख्य कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो जो कमोडिटीज है जिनमें हम डील कर रहे हैं इस वक्त, जो अप्रूव्ड कमोडिटीज हैं हमारे पास, वो बहुतायत में इन 3, 4, 5 राज्यों में या ट्रेड होती है या उनकी पैदावार होती है। इसलिए इन 4-5 क्षेत्रों में हमारा सबसे पहले मतलब जैसे कहते हैं इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, और हमारा ऑफिसेस भी वहीं हुए हैं और वहीं पर हमारा कारोबार भी पड़ा है। बट जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि दक्षिण में और पूर्व में हमारी मतलब प्रेजेंस नहीं के बराबर है, और ये NCDEX ने हमारे बोर्ड में भी और हमारी मैनेजमेंट कमेटी में भी हमने डिसाइड किया है कि आने वाले अगले 3 सालों में हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि जैसे हम पश्चिम भारत में काफी राज्यों में पहुंच गए, जिलों में पहुंच गए, FPOs के पास पहुंच गए, सेम तरीके से उसी तरीके से हम पूर्व भारत में भी और दक्षिण भारत में भी जाएं। इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि नई कमोडिटीज ऐड कर सकते हैं, नए फार्मर के ग्रुप्स को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा है कि भौगोलिक विस्तार जब हमारा होगा, जब लोगों के संगठन हमारे साथ में आएंगे, तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ एक क्षेत्र के नहीं, सभी क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। एट द एंड ऑफ द डे हमारा ये मतलब उद्देश्य होगा कि पूरा इंडिया ही हम कवर करें, पर इसके लिए एक दिन में हम नहीं कर पाएंगे, हम ये भी जानते हैं, हमारी खुद की लिमिटेशंस हैं। पर अगले 3 से 5 सालों में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पूर्व भारत और दक्षिण भारत, इन दोनों में हम बहुतायत से पहुंचे। दक्षिण भारत में हमने तो शुरुआत कर दी है, टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ हमने शुरुआत कर दी है। पहले हम जब स्पाइसेस में हुआ करते थे, पेपर में, तो उस समय दक्षिण भारत में हुआ करते थे। पिछले 2-4 साल से हम नहीं हैं, हम उसको वापस से दक्षिण भारत में अपना पैर जमाने की कोशिश करेंगे। पूर्व भारत में हम कहें तो मैं इसके थ्रू हम बिहार में तो पहुंच गए, अब उड़ीसा में और बंगाल में घुसने का हमारा प्लान है, और बहुत जल्द हम उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर आप आज से 3 साल बाद जब आप मुझसे बात करेंगे, तो मैं आपको बड़े गर्व से ये कहूंगा कि हम पूरे भारत में प्रेजेंट हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। हम जरूर आपसे आगे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि जो आज हमारी बातचीत हुई है उस पे कितना NCDEX आगे बढ़ा है। एक सवाल अरुण जी, मैं आपसे दरअसल अभी तक हमने NCDEX की बात की है, लेकिन एक सवाल मैं आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपका है और जो प्रोफेशनल आपका पास्ट है उससे जोड़ के मैं करना चाहता हूं। आप यहाँ NCDEX ज्वाइन करने से पहले NDDB में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और डेयरी एक ऐसा क्षेत्र है जो इस देश में कृषि से और कृषि जो एलाइड एरियाज हैं उनसे जुड़े सफलता की जो बहुत थोड़ी कहानियां हैं, उसमें डेयरी सबसे आगे है। और डेयरी में सफलता की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये कोऑपरेटिव ड्रिवन सफलता रही है। ये कोई उद्योगपति या किसी एक बहुत पैसे के साथ आने वाले व्यक्ति की सफलता नहीं रही है। इस अगर अनुभव के साथ मैं आपसे पूछूं कि जो हम लगातार FPOs की बात कर रहे हैं NCDEX में, तो उस सफलता को क्या आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में भी दोहराया जा सकता है?
आपका अनुभव जो है उसके आधार पर आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ी जो खासियत वो ये है कि अगर आप दूध का भाव अगर जो देखते हैं, सपोज आपने 100 रुपए का दूध खरीदा है, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ दैट इस मॉडल में प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, जो किसान है, दूध जो डेयरी फार्मर है, उसके पास पहुंचता है। पूरी बाकी जो वैल्यू चेन है उसमें सिर्फ 30 रुपया बचता है। 70% गोज टू द कोऑपरेटिव्स। के अलावा इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, वो भी डेयरी क्षेत्र में। अगर आप जयपुर जाएंगे तो वहां पर पायस नाम की एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, उसमें 1 लाख से ज्यादा किसान मेंबर जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में जो दूध आता है मदर डेयरी में, वो पायस, या गुजरात में एक माही करके है जिसमें करीब 85,000 किसान जुड़े हुए हैं। और वहां पर उस माही का जो मतलब शेयर कैपिटल है करीब 32-33 करोड़ है, और ये सब किसानों का है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, सब मेंबर्स हैं। 85,000 किसानों ने अपने जो शेयर कैपिटल जमाया है वो करीब 32 करोड़ है, और उनका खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं। और दिल्ली में जो दूध जाता है वो माही और पायस ऐसी बड़ी बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज में जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोऑपरेटिव्स, मिल्क कोऑपरेटिव्स और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज, ये दोनों आज की तारीख में हमारी श्वेत क्रांति के लिए उत्तरदायी है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। अब उसको मुझे वही सेम मॉडल मुझे एनसीडीएक्स में लाना है, एग्री की बाकी कम्युनिटीज में। ये एम्बिशन है मेरा, और सब स्टेक होल्डर्स का साथ रहेगा तो हम जैसे श्वेत क्रांति हुई है वैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आ सकती है, थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा हमारा एम्बिशन रहेगा। हमारी सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, क्योंकि आपका ये एम्बिशन अगर पूरा होगा तो ये देश के लिए और पूरे कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी कहानी होगी। हमारी पूरी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद अरुण रास्ते जी, आपने समय निकाला हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने। धन्यवाद। तो ये थे एनसीडीईएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते, जो बात कर रहे थे आज हमारे साथ एनसीडीईएक्स की योजनाओं के बारे में, और भविष्य में किस तरह किसानों के लिए और ज्यादा लाभदायक प्लेटफॉर्म के तौर पे विकसित हो सकता है एनसीडीईएक्स, इसके बारे में। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों का और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।